नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा सीटेट से रिलेटेड हमने वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं। ये वीडियो जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं उससे रिलेटेड हम स्टार्ट किए हैं और 2011 से लेकर आज तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ामों को हम लोग हल करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम का मतलब ये हुआ, सीटेट एग्ज़ाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करिए। जैसे उस क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आने वाला जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है मिलता जुलता रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग रहता है प्रश्नों में। तो काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं, तो ज़रूर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करिएगा। नहीं तो आप इस वीडियो को देखिएगा, हम धीरे धीरे सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले सीटेट एग्जामों में उन सभी को कवर किया जाएगा। तो आज हमारा पहला वीडियो है और वह वीडियो है 2011 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड है। 6 जून 2011 को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अब जरूर करिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता और डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग चुन लीजिएगा। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता एक अध्यापक के अंतर्गत होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे को देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कह सकते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं एवं अभिभावक को यह अभिभावक को, इस लोगों को ही हटा दिया जाएगा और यहाँ से देखिए, और चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा वो ऑप्शन में से ढूंढकर आपको मारना है। तो चलिए हम चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है अभिभावक को यह विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए और डी है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा बी वाला ऑप्शन, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे और प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है जब वो तार्किक रूप से, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, तार्किक रूप से। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, ऑप्शन डी है संविधि प्रेरक अवस्था। ये सभी जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं। तो तार्किक चिंतन कब वो प्रारंभ करता है? तो वह मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, आप जरूर बताइएगा वीडियो, अगर आप विस्तार से इस वीडियो को मतलब प्रश्न उत्तर के साथ आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो ये भी जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी प्रयास किया जाएगा विस्तार से समझाने का। लेकिन होता क्या है कि 30 प्रश्न है तो वीडियो मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में आपको 30 प्रश्न जो है हल करा दिया जाए, यही मेरा सिद्धांत रहता है। प्रश्न नंबर 4 है कि
मानचित्र संबंधित है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो चौथा का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? वो होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का चित्रण का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? प्राथमिक स्तर की विद्यार्थी होते हैं, उनको सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए है महंगी और चमत्कार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। ऑप्शन सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और ऑप्शन डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका है वो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना जो है विद्यार्थियों के सीखने की संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसको संबोधित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्षमता को अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होना चाहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। और डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण कराना होता है। तो देखिए शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण कराने के अवसर उपलब्ध कराना। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 भी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 करा कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनात्मकताओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वो किस अवस्था में बच्चा करता है? जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में से आपको बताना है। तो देखिए जो लास्ट वाली अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था जो 12 से ऊपर की होती है उसमें वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन वह प्रारंभ कर देता है। प्रश्न नंबर 7 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन ए है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें से विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो देखिए इसका तो बेस्ट ऑप्शन नंबर डी वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि वास्तविक उसके दुनिया में उदाहरण को प्रस्तुत करना है, उसके वास्तविक दुनिया में जो चल रही है। तो यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसी से हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? किसको नहीं मानना चाहिए भाई? तो चलिए ऑप्शन पर देखते हैं। ऑप्शन ए सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है। और सी अनअधिगम भी
सीखने की प्रक्रिया है। और डी जो है शैक्षिक संस्थानों की एकमात्र स्थान है, शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें से जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये नकारात्मक को संकेत कर रहा है, बाकी तीनों ऊपर वाला सकारात्मक को संकेत कर रहा है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सबको पता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर मारना है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अच्छा 5वीं कक्षा का जो विद्यार्थी है वो दृष्टिबाधित है, देखने में कमज़ोर है। तो ऑप्शन ए है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। और बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि उसको सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सामग्री जो होती है सीडी जैसे माध्यमों का उपयोग करना चाहिए उनको शिक्षा प्रदान करने में। बी वाला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। अब देखिए नहीं है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। और सी है सान्निध्य संगति जिसको कहते हैं की आवश्यकता। और डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता उसको है। तो देखिए इसमें से कौन नहीं होना चाहिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ। तो कौन नहीं होना चाहिए, तो वह नहीं होना चाहिए शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है नहीं होना चाहिए। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कहाँ पर बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, ये कई बार प्रश्न रिपीटेड होकर सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्यालयों कक्षा का पर्यावरण जो वातावरण भी कह सकते हैं, वहाँ पर उसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो क्या माना जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी कक्षा में एकदम खामोशी और डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो देखिए डैश डैश के एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, वह माना जाता है क्या माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तभी तो अभिप्रेरित है तो प्रश्न पूछता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब यहाँ देखिए नहीं दिया है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो एक परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, और वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अब यहाँ देखिए बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है पूछा है, तो डी वाला विकल्प जो है 14 का एकदम सही हो जाएगा। रटने की बात करेगा तो निगेटिव को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये कई बार प्रश्न रिपीटेड होकर सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। तो अब आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये परिभाषा किसने कहा था? तो ये परिभाषा जीन पियाजे ने कहा
था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। देखिए, एक कृतिका लड़की है, अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं। ऑप्शन सी है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और ऑप्शन डी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखिए 16 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन, क्योंकि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, स्थान मिलता है, इसीलिए सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। और वो विद्यालय में जाकर ज़्यादा बातें करती है और घर में उसको कोई मूल्य ही नहीं देता उसकी बातों को। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? कौन सा क्षेत्र इसके साथ संबंधित है जो कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए? तो किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है 17 का सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में। अब देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ही होता है किसी दूसरे या सामने वाले के व्यवहार को, क्षमता को, ताकत को समझना, परखना होता है। तो हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 18 पर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा होता क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया में ऑप्शन है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक विषय में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और डी है, शिक्षार्थियों में स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो अब देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो 18 का हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली जो होते हैं डैश डैश की ओर संकेत करते हैं। जो पाठ्यचर्या होती है जिसको शब्दावली भी कहते हैं, किसके ओर वो संकेत करती है? तो ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। और सी है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और डी है, शिक्षण पद्धतियों पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प। पाठ्यक्रम में वो सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित होते हैं जो बालक एक विद्यालय में संपूर्ण प्रतिदिन का जो उसका अनुभव होता है उसको साझा किया जाता है उस पाठ्यक्रम में। तो ये वाला विकल्प हमारा बेस्ट ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 20 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली जो कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षण की मूल पद्धति होती है जो वो किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है, शिक्षण में समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। और ऑप्शन डी है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो किस पर आधारित होती है? तो वो हमारा है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट, ध्यान रखिएगा। 20 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह सीखने के क्या संबंधित है वो आपको बताना है कि अतीत में जो बीती हुई समान परिस्थितियों में अनुभव जो उसको मिलता है उसी अनुक्रिया के आधार पर नई प्रति अनुक्रिया करता है। नई क्रिया जो करता है वो आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, सीखने का प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति का नियम। सी, सीखने की प्रक्रिया का तत्परता का नियम। और डी है, सीखने की का सादृश्यता का नियम। तो किससे रिलेटेड है? तो वह है सादृश्यता का नियम, क्योंकि पूर्व में सीखा गया ज्ञान बाद की परिस्थितियों में समान में ज्ञान में प्रयोग करता है तो उसको सादृश्यता के नियम के अंतर्गत आना आता है। थर्डाई का ये गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 है कि डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है?
तो ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा और डी है सृजनात्मक विचार। तो हमारा ऑप्शन जो है संकेत नहीं है प्रतिभाशाली बालक की, तो वो दूसरों से साथ झगड़ना जो है इसको संकेत नहीं हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विशेष पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा और अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो 23 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, अब विशेष विद्यालयों में विशेष पद्धति तो आप करा नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 23 का, क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ रखेंगे जो भी विशेष बच्चे हैं तो वो एक चीज़ उनके मानसिक जो क्षमताएं होती हैं वो विकास होता है, तो वो घुल मिलता है। लेकिन अब विशेष पद्धति तो एक ही प्रकार के बच्चे एक स्थान पर बैठाएंगे तो उनका एक मानसिक कुंठा उत्पन्न हो जाती है सीखने के प्रति। तो हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए, वो विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो ये विकल्प थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा जूम कर छोटा कर लेते हैं। चलिए, विकल्प ये है, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना निगेटिव मार्किंग को प्रदर्शित कर रहा है। बी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। और सी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और डी है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो बेस्ट ऑप्शन है हमारा बी वाला ऑप्शन, और मैंने पढ़ ही लिया था तो उसी को मैंने मारने को सोचा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बी वाला ही दिया है। प्रश्न नंबर 25 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। एक यह विकार होती है, तो ये किससे संबंधित है वो बताना है, डिसलेक्सिया। तो ये एक पठन विकार है, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाता है 25 का बी वाला विकल्प। अब चलते हैं आगे और प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 में। ऑप्शन ए है अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्वक, तटस्थ और नकारात्मक। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए माता पिता को, तो वो निभाना चाहिए अग्रोन्मुखी वाली भूमिका जो है माता पिता को निभानी चाहिए अपने बच्चे को सिखाने के प्रति। तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इस विचार की बात करें तो ये काफ़ी सरल प्रश्न, निरंतरता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। 27 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, जो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 28 और ये कह रहा है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, तो ऑप्शन है पावलोव, बी जीन पियाजे, सी वाइगोस्की और डी गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि की बात करें तो वो बात करते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत लोग बात करते हैं। तो डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं और प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सक्रिय सदस्य हो जाते हैं अपने समूह के सदस्य के सक्रिय सदस्य वो हो जाते हैं बालक। तो किस, ऑप्शन है प्रौढ़ा, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो किस अवस्था में भाई, तो वो होता है किशोरावस्था में अपने समवयस्कों के संपूर्ण सक्रिय सदस्य जो है हो जाते हैं बालक। वो डी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 को देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। काफ़ी सरल प्रश्न है, किसने 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है बौद्धिक विकास की, तो वो किए हैं जीन पियाजे, का नाम आप लोग को पता ही होगा। तो सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पढ़ाने का तरीका ये आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो
इसमें कुछ चेंज किया जाएगा, समझाकर पढ़ाया जाएगा आपको। अगर नहीं तो ऐसे ही अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर जैसे कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।